नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार के महासंग्राम के पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है और 12 अक्टूबर को जनता फैसला करेगी कि किसे वोट देना है। इस चरण में कई उम्मीदवारों, नेताओं और दलों की साख दांव पर लगी है। कौन से प्रमुख प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और क्या है चुनाव की तैयारियां, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की चुनावी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पीएम पर हमला, कहा 14 महीने बाद प्रधानमंत्री को आई बिहार की याद। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा नीतीश ने ही लालू राज को दिया था जंगल राज का नाम और फिर कर ली है दोस्ती। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म। 12 अक्टूबर को 10 जिलों की 49 सीटों पर जनता करेगी फैसला। बिहार चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। केंद्रीय बल हर बूथ पर होंगे तैनात। तो हम सब जानते हैं इस बात को कि बिहार का जो पहला चरण है उसके लिए आज जो है प्रचार खत्म हो गया शाम को 5 बजे। लेकिन पहले चरण की ऐसी क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ तमाम चीजें हैं, जरा आंकड़ों की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पहले चरण को खास बनाती है। पहला चरण 49 सीटों पे 10 जिलों में मतदान होगा। 49 सीटों पर कुल मतदाताओं के लिहाज से बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख हैं, जिनमें से महिला मतदाता 63 लाख से भी ज्यादा हैं। तो अपने आप में लगभग 1 करोड़ 35 लाख मतदाता इस पहले चरण में मतदान करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा अन्य आंकड़ों से भी हम आपको रूबरू कराते हैं और कि 49 सीटों पर कौन से और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 18 से 19 साल के मतदाता जो कि पहली बार इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे, ऐसे लगभग 25% या कहा जाए 24% से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं। इस पहले चरण के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन तमाम लोगों में उत्सुकता भी बहुत होती है कि आखिर किस तरीके से बात आगे बढ़े। और महिला उम्मीदवार 12 हैं, कुल प्रत्याशी 586 हैं इस पहले चरण में और करोड़पति प्रत्याशी 65 है। तो जाहिर सी बात है बिहार की गरीबी को लोग बात कहते हैं, लेकिन करोड़पति उम्मीदवार भी साफ तौर पर नजर आ जाते हैं। और 12 अक्टूबर को कुल जिले 10 हैं, 49 सीटों पे मतदान होना है। ये हम बात आपको लगातार बता ही रहे हैं। बिहार का महासंग्राम में लगातार ये महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं। सामान्य सीटें 40 हैं। इन 49 में से अनुसूचित जाति के लिए 8 सीटें इस बार के 49 में से हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट पे इस पहले चरण में मतदान होना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुल 9 सुरक्षित सीटों पे मतदान होना है। क्या है दांव पर इन 49 सीटों पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला दौर आने वाले अगले 4 दौर, कुल 5 दौर के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आने वाले दौर में पहले दौर का क्या असर पड़ता है। तो बहुत कुछ चीज़ें दांव पे लगी, लेकिन क्या चीज़ें दांव पे हैं जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रत्याशियों की हार और जीत तो होनी ही है क्योंकि 586 प्रत्याशी हैं, उनकी तो बात है ही। उसके अलावा नेताओं की प्रतिष्ठा, जो क्षेत्रीय छत्रप है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे है। पार्टियों की साख भी दांव पे लगी हुई है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में 2 खास मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। जयंतो जी, पहले बात यही कि हम जो बात कह रहे हैं कि इस पहले चरण में क्या चीज़ें दांव पे लगी हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की हार जीत तो होनी है। 586 में से कोई 49 जीत के आएंगे, लेकिन उसके अलावा नेताओं की प्रतिष्ठा और पार्टियों की साख। देखिए, जब शुरू में जब शुरू हुई थी कैंपेन, हम लोग मतलब उनके जो एनालिसिस कर रहे थे उस समय लग रहा था कि जो विकास का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, शायद बिहार ऐसे एक स्टेट है जहां ये सब मतलब कोई मेजर इशू नहीं हो सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी इशू है जाति, और जाति के जो भेदभाव है उसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी मतलब उसके आधार पर राजनीति करते हैं और चुनाव के समय सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अभी ये जो रीजन है जहां जहां सर्वे आ रहे हैं और लोग वहां मतलब जैसे संजय भी बोलेंगे, संजय वहां होके अभी आ रहे हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट हमारे पत्रकार जो वहां है, जो रिपोर्ट मुझे दिया है, कह रहे हैं कि इसके पहले इतना शिक्षा के बारे में यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम कोई जागरूकता नहीं है। गांव में जाके, इनफैक्ट हम दूरदर्शन में भी इंटरव्यू देख रहे थे कि शिक्षा के बारे में जो लड़की है गांव में,
वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो भाजपा के बारे में जो शिक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ी मुद्दा है। और देखिए प्रधानमंत्री जी वहां जाके जितने भाषण करके जो कैंपेन बिल्डअप हो गया है अभी, पहले तो वो मूड नहीं था। और वो प्रधानमंत्री के भाषण में कहां है कि वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहां है वो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विकास की बात कर रहे हैं। जो प्रतिपक्ष है वो चाहते हैं कि बीजेपी के बारे में ये स्टिग्मा लगे कि भाजपा और बीजेपी वहां कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल विकासवाद का नारा भी दिया। संजय जी, आपको लगता है ये जो पहला दौर है इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज दांव पे लगी है, क्योंकि ये 49 सीटें बहुत कुछ अपने आप में तय करेंगी आने वाले दिनों के लिए? देखिए, ये जो चुनाव पहले चरण का है 49 सीट्स का, और जिन एरियाज में पोल हो रहा है, अगर पार्लियामेंट्री सीट के हिसाब से देखेंगे तो 9 सीटें आती हैं, जिसमें 4 जीती लोजपा ने, लोक जनशक्ति पार्टी, 3 बीजेपी और 3 आरजेडी ने। बहरहाल उसको हम किसी भी तरह का बैरोमीटर इन चुनाव के लिए नहीं मान सकते। यहाँ अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने रैली की बांका में, भागलपुर में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, ये सारे फर्स्ट फेज वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे उन्होंने रैली की। रैली का रिस्पांस अच्छा था। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी रैली जो हुई है वो भी अच्छी रैली हुई है। मुझे जो लगता है ये चुनाव सबसे अहम फर्स्ट फेज का इस मायने में है कि एक तो मतदान का प्रतिशत क्या होता है। अगर मतदान का प्रतिशत काफी कुछ डिसाइड करेगा कि किसके फेवर में ये चुनाव टिल्ट हो सकता है जी। मुझे जो वहां जाकर के अंदाजा मिलता है कि अगर चुनाव का प्रतिशत कम है तो वो फायदा होगा महागठबंधन को, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस कंबाइंड को। अगर ये प्रतिशत ज्यादा होता है तो ये फायदा होगा बीजेपी को, मतलब 50 एनडीए की बात कर सकते हैं, एनडीए प्लस को बीजेपी एलजेपी जो वो गठबंधन है उसको ये फायदा होता है। अगर 55 ऑनवर्ड्स या 50 ऑनवर्ड जो भी वो फिगर जाते हैं और जो बाकी उससे नीचे का फिगर होता है तो ये फिगर फिर इनके लिए खतरे की वो घंटी होगी। वो उसका कारण मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अति पिछड़ा है वो नॉर्मली अभी काफी कुछ अभी अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है। जो यूथ है उसका एक सब्सटैंटिव प्रोपोर्शन है। टोटल अगर परसेंटेज देखेंगे तो 19 to 18 to जो 30 का एज ग्रुप है वो काफी सब्सटैंटिव। इन सीटों पे लगभग 25% के आसपास, इन सीटों पे भी वो है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो फेज है, जब चुनाव कैंपेन शुरू हुआ था तो इसमें कुछ जो पॉकेट्स थे वो बीजेपी के लिए कंसर्न एरियाज थे, जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद वहां पे लोकल रिजेंटमेंट था जिसको लेकर के वहां सीनियर लीडर्स तैनात किए गए। अगर वो कंसर्न एड्रेस हो जाता है, अगर नहीं होता है तो सुखद संदेश होगा जेडीयू के लिए। अगर वो एड्रेस हो जाता है तो एनडीए के खेमे में खुशी की बात हो सकती है। और एक चीज और भी देखेंगे, अगर पोल परसेंट पहले फेज में हाई होता है तो वो ट्रेंड नॉर्मली बरकरार रहता है। ये कई जगह देखने को मिला है। जयंत जी, ये जो हमने देखा कि जिन 49 सीटों की हम बात कर रहे हैं उनमें से 9 सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं, जिनमें से 8 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए। तो कम से कम अगर टोटल उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत कुछ चीजें जिसकी हम बात करते हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कम से कम ये फैक्टर भी यहाँ बहुत कुछ चीजें तय कर देगा। देखिए, पहले एससी एसटी वोट जो आप बात कर रहे हैं वो नीतीश जी ने जो स्ट्रैटेजी लिए थे कि लालू जी के साथ मिलके वो दलित, महादलित के मसीहा बन के वहाँ बिहार के राजनीति में, जो नीतीश जी एक समय खुद डेवलपमेंट का प्लान, विकास की मुद्दा किया था, अभी इस समय सोचे थे। लेकिन मांझी फैक्टर, ये जो महादलित और अति पिछड़े वर्ग, ये जो राजनीति के जो वहाँ के जो कास्ट इक्वेशन में ग्रेजुअली लोग रियलाइज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पोल सर्वे भी इरेस्पेक्टिव ऑफ चैनल्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब न्यूज़पेपर्स, ये दिखाई दे रहा है। आज भी एक सर्वे देख रहा था कि आप जो एससी एसटी के बाद पहली चरण के एससी एसटी सीट्स के बारे में आज मैंने पढ़ रहा था कि वो एक काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है नीतीश जी और लालू जी के लिए, क्योंकि वो मांझी फैक्टर के कारण वो भी बीजेपी के तरफ अभी इंक्लाइंड हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लालू नीतीश, मैं तो कहता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये नीतीश जी के लिए कॉस्टली हो गया है। अच्छा, क्योंकि लालू जी के जो, जैसे देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली लालू जी के राज के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। और वो जो जंगल राज, वो तो नीतीश जी बोलते थे ना, वो कैंपेन तो नीतीश जी का, जेडीयू का कैंपेन था।
और वो कैंपेन जिसके बारे में आप कर रहे हैं, मतलब अगर कलकत्ता में तृणमूल और सीपीएम एक हो जाए, दो या मायावती और बहुजन समाज पार्टी एक हो जाए, जी, मायावती और समाजवादी पार्टी, जी, हाँ, वो अगर एक हो जाए तो लालू नीतीश जी का एक होना कहां है? ये मेल है बेमेल है लालू नीतीश जी का? इस पे लगातार आरोप प्रत्यारोप भी रहा। संजय जी, ये पहली बार है, दो एक चीजें कुछ पहली बार इस बार के चुनाव देखने मिल रही, जो बात जयंतो कह रहे हैं कि साहब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ एक तरफ ये चीज भी है कि भाजपा पहली बार अपनी दम पे एनडीए की अगुवाई करते फ्रंट में आके लीड करती नजर आ रही है। इस कॉम्बिनेशन के बीच में हम पहले चरण के लिहाज से बात कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से प्रभावित करेगा इस बार के फर्स्ट फेज में मतदाताओं को लिहाज? देखिए, एक चीज तो तय है कि मुद्दा सरफेस पे आप विकास की चाहे जितनी भी बात कर लें, वो कास्ट का जो अंडर करेंट्स है, कास्ट जो सोशल जो कंस्टिट्यूएंसीज में बांटता है, वो वहां पे है। जब लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस साथ में आते हैं, देखिए इन तीनों के मिलने का एक अहम कारण ये था कि लोकसभा के नतीजे जिस तरह से हुए, सिर्फ और सिर्फ अगर कहें सच्चाई में वही एकमात्र कारण था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो बढ़ाव है उसको रोकना। ठीक है। उसमें जो मूलतः कांग्रेस को जो लाने का कारण था वो था कि मुस्लिम वोट कहीं और किसी भी परसेंटेज में नहीं जाए और टोटल कंसोलिडेशन हो, इन ब्लॉक वोटिंग इसके फेवर में हो। जहां तक जीतन राम मांझी पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नहीं थे। जीतन राम मांझी महादलित एक ऐसा सोशल प्लैंक था जो नीतीश कुमार ने कॉन्शियसली क्रिएट किया था पिछले 8 साल में। 9वें साल में जब वो रिजाइन किए अपने जो भी ईगो के कारण, मूलतः मैं ये मानता हूं कि उनके इस्तीफे देने का कारण ये था, और मांझी को जिस तरह से हटाया गया उसमें मांझी एक नेता हो गए और महादलित के नेता हो गए। वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर भी बन गया इस बार। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो आने से सोशल बास्केट जो है, जो सोशल कॉम्बिनेशन का वो है, सोशल कंस्टिट्यूएंसी बीजेपी की एक्सपैंड हो जाती है। बिल्कुल, वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे असर डालेगा, इस बारे में भी हम आप चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कुछ और आंकड़ों पे भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर हम अगर बात करें 2010 के नतीजे या कहें 2014 में, क्या कुछ हमें रुझान देखने को मिले थे, या कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं जो इनकी साख इस बार दांव पे लगी हुई है। अगर हम 2010 के कुल राज्य की अगर हम बात करें तो जदयू को 115 सीटें मिली थी, भाजपा को 91 सीटें। उस समय जेडीयू और भाजपा एक साथ थी, जबकि राजद 22 पे थी, लोजपा महज 3, कांग्रेस 4 और अन्य 8, तो 243 सीटों का 2010 में कुल आंकड़ा बिहार का ये था। इसके अलावा अगर हम बात करें 2010 में जो हम बात कर रहे हैं, तो वो लगातार वो तस्वीर आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आंकड़े भी आपको दिखाते हैं जो अपने आप में कुछ सियासी ट्रेंड का भी एक अंदेशा दिखाते हैं। 2014 में आखिर किस प्रकार से विधानसभा सीटों पे बढ़त देखने को मिली है, तो भाजपा को 121, लोजपा को 34, राजद को 32, जदयू 18, बीएलएसपी 17 पे, कांग्रेस 14 पे, अन्य 7 पे। तो कुल मिला के देखा जाए भाजपा सबसे बड़ी, या कहा जाए जो एनडीए है वो सबसे बड़ी, एक तरीके से रुझान के आधार पे सबसे बड़ी गठबंधन बनके निकल के आया था। पहले चरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे एनडीए ने किस तरीके से किन किन सीटों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने इन 49 में से 27 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं, 13 पर एलजेपी ने उतारे हैं, रामविलास पासवान की पार्टी, 6 पर आरएलएसपी ने, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने, और हम की तरफ से भी 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं जीतन राम मांझी की तरफ से। इन 49 सीटों में से किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार एनडीए की तरफ उतारे हैं, ये आंकड़ा आप देख रहे हैं। लेकिन अगर इसके कमोबेश हम देखें महागठबंधन की तरफ से, तो सबसे ज्यादा सीटें 24 सीटें जो हैं वो जेडीयू की तरफ पर हैं, और 17 पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं, तो 8 पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी। इन 49 सीटों पहले चरण की जो सीटें हैं उनमें से इन पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि महागठबंधन की ओर से सबसे ज्यादा जेडीयू अपनी साख उसकी दांव पे है। ये कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं जिनकी इस पहले चरण में साख दांव पे है। विजय चौधरी हैं, वर्तमान में बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। शकुनी चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं हम पार्टी के, वो भी इस पहले चरण के मतदान में उनकी साख दांव पे है। सदानंद सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। पशुपति पारस प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपी के, वो खुद इस बार पहले चरण की उसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अर्जित शाश्वत हैं, भाजपा सांसद अश्विनी चौबे के बेटे हैं। अजय प्रताप हम पार्टी के नेता नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रिंस राज हैं, सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। रामचंद्र पासवान जो हैं वो रामविलास पासवान के भाई हैं। उधर विजय प्रकाश जो कि आरजेडी के सांसद जयप्रकाश यादव के भाई हैं। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो कह सकते हैं कि एक तरीके से पहले चरण में जो 49 सीटों पे जहां पे मतदान होना है वहां पर साख उनकी दांव पे बनी हुई है। और कुछ और आपको रोचक तस्वीरें, पहले चरण में अभी तक 3 रैली की हैं। एक तरीके से अमित शाह ने 54 रैली की हैं,
आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने और 48 रैली की हैं नीतीश कुमार ने। ये बहुत कुछ आंकड़े बताते हैं कि आखिर किस तरीके से 5 रैली प्रधानमंत्री ने खुद की हैं इस पहले चरण के इलाकों में, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी 3-3 रैलियों को संबोधित किया इस पहले चरण के लिहाज से। अंतिम दिन महागठबंधन ने आज 24 रैलियां की, तो अंतिम दिन एनडीए की ओर से 33 रैलियां की गई। एक तरीके से रैलियों का रैला भी कम से कम देखने को मिला आज अंतिम दिन। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए। संजय जी, ये जो बात हम लगातार देख रहे थे, किसी की क्या क्या चीजें साख दांव पे लगी हुई, क्षेत्रीय शत्रुओं के आधार पर अगर कहें तो आरजेडी जेडीयू के लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है। अगर उनके मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं तो राजनीतिक कहां जाएगी? कम से कम उस लिहाज से तो बहुत बड़ी साख है। देखिए, वो तो एक आगे के विश्लेषण का विषय होगा, क्योंकि अगर जीत जाते हैं तो अगर आप उस पे जा रहे हैं, जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार इंस्टेंटली प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो जाएंगे 2019 के लिए। उनसे सवाल किया था, वो तो मना कर रहे थे। 2019 के लिए वो इसी मोमेंट जिस 8 नवंबर को वो हो जाएंगे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। बिहार में कैसी सरकार चलती है 2 बैसाखियों पे, जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी के साथ, ये एक अलग बहस का मुद्दा होगा। संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो ठप पड़ा रहेगा, ये आज वो डिक्लेयर हो जाता। अगर वो हार जाते हैं तो सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसी क्राइसिस क्रेडिबिलिटी की झेलेंगे। वो सबके साथ गए, बिहार में जितनी भी पार्टियां हो सकती हैं, वामपंथियों के साथ वो पहली बार गए, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है 1995 में। उसके बाद वो आए बीजेपी के साथ, उसके बाद फिर उस समय वो लालू यादव से शुरू में अलग हुए थे, उसके बाद फिर से लालू यादव के साथ जाना, और बिल्कुल एक बड़ा यू टर्न कांग्रेस के साथ जाना था, मतलब लोहियावादी और जेपी के वो होने के बाद। तो अगर वो हारते हैं तो काफी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी, मतलब उतना ही बड़ा वो क्वेश्चन मार्क है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। बाकी देशव्यापी जो पैगाम देना चाहती है बीजेपी उसके हिसाब से, साख के हिसाब से। तो इसलिए बिहार का चुनाव सिर्फ वहां की सरकार बनाने के लिए नहीं है, बिहार का चुनाव जो है देश पे कैसा इंपैक्ट करेगा ये चुनाव, उसके आधार पे। जयंत जी, आपको लगता है कि जो महागठबंधन का जो कॉन्सेप्ट था, इसका बेसिक फार्मूला था कि आपको हमारे वोट मिलेंगे, हमारे आपको मिलेंगे, इस तरीके से करके, क्या आपको लगता है कि ये जो सोच है कार्यकर्ताओं में जमीन पे या वोटर को वो तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा वोट के आधार पे टैक्टिस तरीके से? आरजेडी जेडीयू है जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी संजय जी बता रहे थे कि आप विकास पैकेज जैसे हैं, उसके साथ साथ जात जो इशू है, जाति जो इशू है, वो बिहार में ऑलवेज कभी ओवर्ट कभी कवर्ट वो रह जाता है, वो इशू तो रहेगा ही। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें देखिए सबसे ज्यादा सीट बीजेपी ने लिया है, लेकिन उसमें ये जो सीट शेयरिंग जिस तरीके से किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंसी, और अमित शाह जी ने बहुत समय देके एक मुझे पता है क्योंकि वो मैप लेके बैठ के धीरे धीरे किया था। मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें एक बड़ी सवाल है जो लालू जी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली कैद कर दिए हैं कि बिहार का जो भविष्य है वो बिहारी तय करेंगे। ये जो एक नारा, ये उसके पक्ष में जाएगा, ये वोटर इनके खिलाफ भी जा सकता है, मतलब इसकी बहुत बड़ा रिस्क लिया है। क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं पहली चरण के, इसमें जो भाजपा नंबर 1 जो पार्टी है उनके जो एनडीए में और सबसे ज्यादा सीट जो दे रहे हैं, वो तो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं ना, उनके जाति है वहां भी, बीजेपी में भी कायस, भूमिहार, दलित, महादलित सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ वो बिहारी जो राजनीति लालू ने जो कोशिश किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतने बार जनसभा किया है, वहां जो रिस्पांस हुआ है, वहां जो क्राउड आया है, अगर बिहारी को ही करना है तो भाजपा का ये जो समर्थक है और बिहार, मतलब बिहार के डेवलपमेंट, बिहार के विकास नरेंद्र मोदी करेंगे। और वो कोई बिहारी जैसे लालू जी तो बिहारी हैं, और बिहार के विकास क्या किया है लालू जी ने, ये भी तो बीजेपी ने कैंपेन कर रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, वो मुझे देखने लायक है कि इसमें लालू जी का ये जो स्लोगन है और बीजेपी का जो काउंटर स्ट्रेटेजी है, इसमें सक्सेसफुल कौन होता है, मतलब विकास का मुद्दा या लालू जी का ये पैरोकियल बिहारी का बहुत खतरनाक स्लोगन है। जी बिल्कुल। संजय जी, आपको लगता है कि बहुत बड़े तबके में एक ऐसे भी नेता हैं जिनकी एक जातीयता के आधार पर पहचान है, वो भी अपने आप में एक साख दांव पे लगी हुई है कि आपकी पहचान अगर खो जाएगी, अगर आप अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाए। इसके अलावा ऐसे बहुत से छोटी छोटी जातियों के नेताओं की भी हम बात लगातार करते आए, क्योंकि अगर उनको भी हम जोड़ लें तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन के निकल के आता है। जिन छोटी चीज़ों या जिन छोटी चीज़ों के बारे में अक्सर बात नहीं हो पाती, वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो टक्कर बड़ा मुकाबले की है, और अगर छोटा मोटा अंतर रहता है तो उसमें ये जो
छोटे अन्य फैक्टर होते हैं ये बड़ा रोल अदा करते हैं? देखिए, एक चीज है, बिहार जैसे एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है, बिहार से जो माइग्रेशन है, लोग पलायन, वो बाहर जाने का प्रतिशत देश के किसी भी भाग से सबसे ज्यादा है। ठीक है। बिहार के लोग आपको सब जगह मिल जाएंगे। वो कोई इसलिए नहीं है कि उसे बाहर की दुनिया बहुत पसंद है, वो इसलिए है कि परिस्थितियां अपने प्रदेश में इतनी खराब हैं कि पुश फैक्टर आपको धकेलता है और फिर आप बाहर जाकर के किसी भी तरह का बहुत अच्छा भी किए हैं, मजदूर से लेकर के और वहां का चीफ सेक्रेटरी तक वो बिहारी हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में भी बिहार के बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। अब माइग्रेशन का क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है, बाहर से वो पैसे भेजता है, घर आता है, घर वाले उसके पास जाते हैं, उसके समुदाय के लोग जाते हैं, वो जो इच्छा होती है कि अपने प्रदेश को विकसित देखने की, वो इच्छा काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक दूसरा जो कास्ट वाली चीज आप कहे, वो चीज सामने आ जाती है। तो एक समय में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कास्ट तो मन में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मान लो कि हमारे कास्ट को, और हर जाति का हर जगह उम्मीदवार भी नहीं हो सकता, ये भी कहीं कहीं एक ही जाति के 2 उम्मीदवार होते हैं, वहां पे फिर ये जो सब कॉन्सेंस होता है कि लोगों को लगता है कि ये हमारा काम भी कर सकता है और ये साथ में हमारे लोकल इश्यूज को भी देख सकता है, और ये ऐसी पार्टी को बिलोंग करता है जो पार्टी शायद विकास के क्षेत्र में ज्यादा काम कर सके। तो वहां फिर कास्ट लाइंस जो होती हैं यूथ में पर्टिकुलर, वो फिर ब्लर हो जाती हैं, वो कास्ट लाइन फिर मिटने लगती हैं। तो फिर वहां पे वोटर जागृत हो जाता है। जो आप बड़े जातिगत नेताओं की बात करें, उसमें जैसे मान लीजिए लालू यादव, ओपनली यदुवंशी यादव वो कम्युनिटी को हर भाषण में, मतलब कई बार आपको लगता है कि बहुत सारे लोग को वो रिपेल करता है, उनकी जाति के लोगों को कंसोलिडेट भी कर रहा है। लेकिन उसका एक रिवर्स साइड ये भी है कि बहुत सारी ईबीसी जातियों के अंदर एक डर आ रहा है। तो ऐसा भी फैक्टर होता है। तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंगली, मतलब ये कई बार दोनों तरफ प्रधानमंत्री जी ने जो बोले हैं कि गुजरात में भी यदुवंश ने बहुत कुछ किया है, बहुत विकास किया है जी। ये मुझे तो लगता है बहुत मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि देखिए यदुवंश जो है वो सिर्फ बिहारी के लिए नहीं, मतलब वो गुजरात के लिए यदुवंश ने क्या किया, और उन्होंने जो कहा है, जिसको लेके लालू जी ने कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि शैतान, नरेंद्र मोदी जी ने लालू जी को शैतान नहीं कहा है, वो डिस्टॉर्शन है। उन्होंने कहा था कि लालू जी यदुवंश के अगर प्रतिनिधि है और वो जो यदुवंश गुजरात के लिए भी विकास किए हैं, तो बिहार में लालू जी ये भूल रहे हैं, क्योंकि वो खुद यदुवंश होके भी उनके जो दूध है और वो ले लिए हैं, क्योंकि वो शैतान जो है वो प्रवेश किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको शैतान बोला है, लेकिन ये जो इशू है, मुझे लगता है कि ये लालू जी के खिलाफ गया है। ठीक है संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर हम तमाम गठबंधनों की बात कर रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं, चुनाव के समय चुनाव आयोग का भी बहुत कुछ साख पे लगा होता है कि पिछले बार के रिकॉर्ड से बेहतर मतदान कराना, कम से कम उस लिहाज से देखिए बहुत कुछ कोशिशें की गई हैं, हालांकि इनसे पैरेलल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर कर सके इस लिहाज से बहुत तैयारियां की। आपको लगता है कि ये जो कोशिशें हो रही हैं जागरूकता के लिहाज से, इस बार बिहार ज्यादा संख्या में बाहर आएगा, मतदान करेगा? देखिए, बेहतर हो कि हर वोटर अपने वोट का जो अधिकार है उसका प्रयोग करे, और चुनाव आयोग ने इसमें सार्थक वो प्रयास किया है। साथ में एक चीज और भी हुई है, जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा, उसमें बहुत सारे जो नाम ऐसे ही पड़े होते थे, सालों साल कोई कहीं चला गया, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी वो नाम वहां पे पड़े रहते थे, वो नाम हट गए हैं। तो अब जो पोलिंग परसेंटेज हो रहा है वो एक्चुअल पोलिंग परसेंटेज ज्यादा है, और ये अच्छा होगा कि लोग आए, जितनी संख्या में लोग आए, मतदान करें और मत से ये डिसाइड करें कि कौन उसके प्रदेश के हितों की रक्षा कर बिल्कुल, कम से कम किसी को वोट दें, वोट जरूर दें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दा जो हम बात कर रहे थे कि आखिर किसकी साख दांव पे है और क्या कुछ चीजें हो सकती है, इसके हम आगे बढ़ते हैं और बात वोटर चौक की करते हैं। वोटर चौक में आज आपको दिखाते हैं नवीनगर का हाल, जहां से लोगों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बिहार के चुनावी महासंग्राम में हम जनता के नब्ज को टटोलने वोटर चौक में पहुंचे हैं, नवीनगर विधानसभा के मुख्य बाजार में। और यहाँ इस कस्बे में हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर वो क्या मानते हैं कि किन के बीच मुकाबला है और यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या है। नवीनगर की जनता हमारे साथ मौजूद है। हम शुरुआत करते हैं आपसे, आप बताइए कि क्या लगता है यहाँ पर मुकाबला किसके बीच है? यहाँ पर मुकाबला मुख्यतः बीजेपी और जेडीयू के बीच में है, और यहाँ का मुख्य मुद्दा है कि विकास के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं है।
और किसानों का सबसे ज़्यादा परेशानी मतलब खेती के लेकर के, पानी के लेकर के है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो क्या उठाए जा रहे हैं यहाँ पर चुनाव में, या फिर सब दावे ही हो रहे हैं, विकास के दावे हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है? नहीं, ज़मीनी मुद्दा उठ रही है और जो यहाँ की मुख्य समस्या है सिंचाई, बिजली, पानी, शुद्ध जल भी गांव में उपलब्ध नहीं है। और दूसरे सड़क जो कह रहे हैं, सड़क अभी भी बहुत बुरी स्थिति है। नहर में बहुत सा सिंचाई का व्यवस्था, आप इस साइड चले जाइए तो आपको बहुत से धान के खेत सूखे मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा, मतदान की तारीख नज़दीक आ जाएगी, तो विकास का मुद्दा ही रहेगा या कुछ और भी जो है मायने रखेगा? यहाँ बिहार में जातीय मुद्दा बिहार भी है। ठीक है, आप बताइए कि आपके गांव में बिजली पहुंची क्या? हाँ, पहुँची है। आप ये बताइए कि सिंचाई का साधन है क्या? सिंचाई का साधन नहीं है। कैसे सिंचाई करते हैं? हम लोग जो है से डीजल चलाते हैं। डीजल चलाते हैं। बटाने नहर कटा भी था लेकिन उसमें पानी नहीं पहुंच रहा है। सब्सिडी मिलती है क्या? आप डीजल सब्सिडी? कुछ नहीं। मुद्दा क्या रहेगा? नाम का चीज़ तो यहाँ क्या है सर, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप भी आए होंगे, देख रहे होंगे, चाहे देहात इलाका में भी आए होंगे, देख रहे होंगे। अब विकास कहने से और न कहने से बहुत अंतर पड़ेगा। यहाँ की स्थिति देखने के बाद अगर सब कोई अपना अपना लोग कुछ कहबे करे, हम लोग जनरल होकर भी कह के कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहते रहिए कि हम जिता ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करने के बाद सब काम खत्म हो। हम आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। देखिए भाई, बताइए। यहाँ कोई नेता नहीं है, नबीनगर का कोई नेता नहीं अभी तक रहा। बहुत जीता, खाली वादा देता है और निभाता, फिर इलेक्शन में आके वोट मांगता है। नबीनगर विधानसभा में यहाँ इस बाजार में हमने नबीनगर की जनता से जानने समझने की कोशिश की कि आखिर कौन सा मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है और आखिर वो मतदान के दिन किस मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे। नबीनगर में विकास के दावे किए गए, उन्हें खारिज भी किया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि विकास नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विकास के दावे करते भी नजर आए। अहम ये रहा कि सभी को ये लगता है कि मतदान विकास के मुद्दे पर होगा। कैमरामैन जेपी सिंह के साथ मैं शैलेंद्र मिश्र, वोटर चौक के लिए, नबीनगर विधानसभा। और देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें चुनावी एक्सप्रेस में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। पहले चरण में 10 जिलों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ही होगा मतदान। इसमें मुंगेर के तारापुर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, नवादा जिले की रजौली और गोविंदपुरम, साथ ही जमुई जिले की सिकंदरा, जमुई, झांझा एवं चकाई विधानसभा शामिल। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। नीतीश कुमार, लालू यादव, अमित शाह, रामविलास पासवान सहित कई नेताओं ने की चुनावी सभाएं। पहले चरण में 586 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर। सबसे ज्यादा प्रत्याशी मोहिनुद्दीन नगर और मोरवा से, जबकि सबसे कम प्रत्याशी वारसिलीगंज से चुनाव मैदान में। लालू यादव के बाद आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी दिया बीफ पर विवादित बयान। रघुवंश के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर भाजपा का पलटवार। गिरिराज सिंह ने कहा, बौरा गया है आरजेडी का कुनबा। नरकड़ियागंज के भाजपा की निवर्तमान विधायक रश्मि वर्मा के दफ्तर के बाहर मिला टाइम बम और धमकी भरा पत्र। पत्र में चुनाव न लड़ने अन्यथा अंजाम भुगतने की दी गई चेतावनी। झंझारपुर से भाजपा के बागी प्रत्याशी सुनील झा पर जानलेवा हमला। नामांकन के लिए जाते समय अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। दिवंगत भाजपा नेता कैलाशपति मिश्र की पुत्रवधू शामिल हुई जेडीयू में। बक्सर जिले से भाजपा विधायक दिलमणि देवी को इस बार भाजपा से टिकट नहीं मिला था। तो जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।